और हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक फिजिक्स का टॉपिक साउंड। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर ऐसे नॉर्मल स्कूल्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली क्लास 8 में। तो आज की इस वीडियो में मैं मेन टॉपिक्स को कवर करूँगा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको तो ये बात पता ही है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, आपको उसके बारे में ये पता है कि वो कहाँ रहता है, वो वो उसके अपने दोस्तों का नाम क्या है, या फिर उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसके अंदर क्या स्पेशल है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन वो कौन है, उसका शक्ल कैसे दिखता है, ये नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में जानने से फ़ायदा ही क्या है। सही कहा मैंने। तो इसलिए मैं भी आपको पहले साउंड क्या है उसके बारे में बता दूंगा, उसके बाद उसकी स्पेशल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साउंड एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसके बारे में एक और बात है कि ये वेव के रूप में प्रसारित होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है वेव के रूप में, मतलब इसका फॉर्म ऑफ ट्रैवल वेव है। इसको इंग्लिश में बोलूं तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस व्हेन अ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मतलब वाइब्रेशन होने पे ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह वेव्स के रूप में जाता है। ये बात आप समझ गए। और वेव्स मतलब मेरा कुछ नहीं है, आप ऐसी चीज़ें, ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखते होंगे बहुत जगह, या फिर आप हार्ट बीट वाले मशीन में देखते होंगे कि ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके। मेरे से अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर होता है साउंड का, मतलब वेव का। और आप ये तो जानते हैं कि साउंड का मतलब क्या है, लेकिन वाइब्रेशन के बारे में और वेव के बारे में भी थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है। तो मैं आपको ज़रा साउंड के बारे में और डिटेल में समझाने के एक और क्वेश्चन देता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। आप कहोगे सिंपल है, जिस फ़ोन से मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ उसी फ़ोन में से, स्पीकर में से आवाज़ आ रही है, तो मैं तुम्हारा वीडियो देख पा रहा हूँ, सुन भी पा रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, चलो मान लिया कि आप अपने फ़ोन से सुन ले रहे हो, आपके कान तक आवाज़ आ जा रही है, लेकिन मेरे को ये बताइए कि मेरा जो रिकॉर्डर है वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है ऑडियो को। ऑडियो को वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। मैं क्या रिकॉर्डर को एकदम यहाँ मुंह के अंदर रख लिया हूँ क्या कि ऐसे आवाज़ मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड हो जा रहा है। ऐसा नहीं है, दूरी है मेरे में और रिकॉर्डर में मेरे। तो इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे मुंह से मेरे रिकॉर्डर तक और आपके फ़ोन के स्पीकर से आपके कान तक कैसे जाता है, मतलब साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। इसको समझने के लिए वाइब्रेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि वाइब्रेशन एक ऐसा साउंड में, मैं आपको वाइब्रेशन के बारे में बता दूं कि साउंड में कुछ कुछ चीज़ों को, उसकी कुछ कुछ चीज़ों को, साउंड की चीज़ों को समझाने के लिए हम थोड़ा सा पेंडुलम समझ लेते हैं। अगर आपको क्लास 7 की कुछ बातें याद है तो पेंडुलम भी आपको याद होगा। ये किसी भी लकड़ी के टुकड़े से कोई अगर आप धागा बांध दें और फिर उस पर एक मेटल का रॉड, कोई मेटल का बॉल लटका दें भारी सा, तो उसको हम बॉब कहते थे, BOB, बॉब। और ये कैसे मूव करता था, तो आप अगर यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो और फिर छोड़ेंगे तो फिर यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगा।
इसका स्पीड स्लो होते जाएगा, फिर एक जगह यहाँ पे आ जाएगा। अब आप मेरे को बताइए कि मैं पेंडुलम के बारे में क्यों समझा रहा हूँ। इसका जवाब ये है, मैं पेंडुलम के बारे में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो पेंडुलम होता है, इसका ये जो मूवमेंट होता है, इसको हम कहते हैं पेंडुलम में टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मूवमेंट, ये कहते हैं इस मूवमेंट को। और इसी एक मूवमेंट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। ऑक्सीलेशन, ये कहते हैं इस पूरे एक कंप्लीट सीरीज को, टू एंड फ्रो के मूवमेंट को हम कहते हैं वन ऑक्सीलेशन। तो ये हो गया पेंडुलम के बारे में। अब मैं इसको साउंड के लिए क्यों समझा रहा हूँ। तो ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, इसको आप कह सकते हैं बैक एंड फ्रंट मूवमेंट। मतलब बैक हो रहा है फिर फ्रंट हो रहा है, बैक फ्रंट ऐसे हो रहा है। ये मैंने समझा दिया है, अब आप की चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो वाइब्रेशन है ये भी और कुछ नहीं, एक बैक एंड फ्रंट मूवमेंट है जो कि एक ही फिक्स पोजीशन पे ऐसे ऐसे होते रहता है और उसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये कारण है वाइब्रेशन कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। और वाइब्रेशन और कुछ नहीं, बैक एंड फ्रंट मूवमेंट है जो कि एक फिक्स पोजीशन पे होता है, वही है वाइब्रेशन। तो अब हम ये समझ गए हैं कि वाइब्रेशन क्या है। अब मैं आपको बता दूं, वाइब्रेशन के कारण ही साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि मेरे मुंह से मेरे रिकॉर्डर तक और आपके फोन के स्पीकर से आपके कानों तक कैसे जा रहा है। तो ये मेरा माउथ है, यहाँ पे गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब गैस के तो पार्टिकल्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर ये मेरा रिकॉर्डर है। फिर इसी को आप अपना स्पीकर भी समझ सकते हैं फोन का, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। फिर यहाँ पे मैं भी और छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स बना दे रहा हूँ। और ये आपका है ईयर, ये आपका ईयर है जिसके थ्रू आप सुन रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो साउंड है ये यहाँ पे टकराया, यहाँ से वाइब्रेट होके यहाँ पे गया, यहाँ से वाइब्रेट होके यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे 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 होते होते यहाँ पे आ गया। साउंड मेरा साउंड वेव वाइब्रेट होके रिकॉर्डर तक चली गया और आपका स्पीकर से भी एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी यहाँ से शुरू हुआ, इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, फिर आपके कानों में आ गया। तो ऐसे साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से वाइब्रेट होके या फिर टकरा के एक मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देता है साउंड वेव को, या फिर उसको दूसरे मॉलिक्यूल के पास भेज देता है, वो वही वाइब्रेशन होता है। तो ये आप समझ गए कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है। और इसी में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता दूं कि हमारा जो साउंड है इसका भी एक लिमिटेशन होता है कि कितना स्पीड से मतलब एक जगह से दूसरी जगह कितना स्पीड से जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तीन मैटर होते हैं हमारे, सॉलिड, लिक्विड और फिर गैस, ये तीन हमारे मैटर होते हैं। तो जो गैस होता है इसमें हमारा स्पीड होता है 343 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे होता है 1296 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड में होता है हमारा
6000 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये 6000 इसका होता है। और ये जो लिक्विड है इसका 1496 मीटर पर सेकेंड होता है। 1200 नहीं, 1496। तो यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि गैस में सबसे कम क्यों है और सॉलिड में इतना ज्यादा भी क्यों है। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है। अगर ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं हमारे, आपको पता ही है, अगर आपने मैटर चैप्टर पढ़ा है कि तो आपको ये बात पता ही होगा कि जो सॉलिड होता है इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, ये सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। तीनों मैटर्स के मुकाबले में सॉलिड में सबसे ज्यादा कांटेक्ट रहता है मैटर्स का एक दूसरे के साथ। ये बात आपको पता ही होगा। और गैस में सबसे कम कांटेक्ट होता है एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये भी पता है आपको। तो जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा दूरियां होंगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा ना पहुंचने में। तो यहाँ पे गैस के साउंड के पार्टिकल्स को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। वही अगर सॉलिड है तो इतना पास में है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, लेकिन समझ लीजिए। तो यहाँ पे बहुत पास में है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं अपने से, बहुत पास में होते हैं। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली बहुत करीब होते हैं। गैस के भी इससे बहुत करीब होते हैं। मतलब इतने करीब अगर सॉलिड में है कि कितना इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। और लिक्विड में सॉलिड से कम कांटेक्ट होता है और गैस से ज़्यादा कांटेक्ट होता है उसके मॉलिक्यूल से। तो इसके लिए लिक्विड में सेकेंड पोजीशन पे है, गैस थर्ड पे है और सॉलिड फर्स्ट पे है। और सॉलिड का स्पीड सबसे ज़्यादा है। वैसे जो सॉलिड है इसमें एवरेज देखा जाए, एवरेज स्पीड ऑफ सॉलिड तो यहाँ पे 6000 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में 6000 ही होगा। कुछ सब्सटेंस जैसे कि लकड़ी भी हो गई तो उसमें 3000 होता है, 3400 कुछ मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो उसमें तो 3000 कम होंगे डायरेक्ट। वो फर्क पर मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है कि सिर्फ सॉलिड है तो मतलब 6000 ही होगा। मतलब एवरेज स्पीड आपको बताया गया है कि 6000 होगा। और ये जो 6000 है ये जो हमारे नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, डायमंड हो गया, इन सब का होते हैं 6000 के ऊपर। और ऐसे जो लकड़ियां हैं या फिर दूसरे आर्टिफिशियल सब्सटेंस हैं, इनका 6000 से कम होता है। तो ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया। तो ऐसे मेरे माउथ से स्पीकर तक और रिकॉर्डर तक और मेरे और स्पीकर से आपके कान तक आ रहा है। तो ये चीज लोग हमने समझ ली है कि साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट कि जहाँ पे ना ही लिक्विड होगा, ना ही सॉलिड होगा, ना ही गैस होगा, वहाँ पे उस जगह को हम कहेंगे वैक्यूम एरिया। जहाँ पे ना ही गैस है, ना ही लिक्विड है, ना ही सॉलिड है। तो उस एरिया में कोई भी साउंड इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर सकता। और आपको मैं बता दूं, यही चीज स्पेस में होती है। स्पेस में जो सॉलिड तो है स्पेस में, लेकिन वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का कोई माध्यम ही नहीं है। यही 3 माध्यम है और इनमें तो तीनों में से 3 है ही नहीं। तो ये कारण है कि साउंड स्पेस में कोई भी साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाता। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बता दूं, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक पार्ट में मैं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, मतलब चीज़ों में से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, और दूसरे पार्ट में इंसानों के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होता है या वो कैसे सुनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट में रहते हैं फिलहाल के लिए। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लीजिए जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको 3 सेकंड दे दूंगा। 1 2 3।
शायद हो सकता है कि आप इंसान ह्यूमन सोचे होंगे, हम इंसानों के बारे में, आप बर्ड्स सोचे होंगे, कोई जानवर के बारे में सोचे होंगे, क्योंकि मेरे को पक्का है कि आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पक्का सुना होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, और अगर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मेरे को बताइए अब आपको क्या दिमाग में आया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आया होगा, तो उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं कि उससे कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड। और इसी चीज़ को समझने के लिए हम इसके कैटेगरीज को समझेंगे कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है। दूसरा हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्ट्रिंग। और तीसरा हमारा विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। ये 3 तरीके के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपको ये बात बता दूं पर इन चीज़ों 3 के बारे में, तो सबसे पहले परक्यूशन आता है। परक्यूशन क्या है, इसमें मतलब क्या है? तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक शीट होता है। वो लेदर का भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर एक शीट होता है जिसको स्ट्राइक करने से या फिर टैप करने से एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है। और मतलब इनके इसी चीज़ को हम मेम्ब्रेन कहेंगे। मतलब उनके मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने से स्ट्राइक करने से स्ट्रेच होगा, तो उनके मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। और वही सब्सटेंस जो जिनके मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने से साउंड प्रोड्यूस होता है वो है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल ड्रम हो गया हमारा, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हमारे जो कि स्ट्रिंग के थ्रू साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल में आ गया गिटार, पियानो नहीं वायलिन आ गया। तो ये सब कैसे, मतलब स्ट्रिंग कैसे यूजफुल है? वैसे तो स्ट्रिंग को ही हिलाया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है, और उसी वाइब्रेशन के कारण साउंड अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल गिटार हो गया या फिर वायलिन हो गया। और विंड इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा शादियों में अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिनको यहाँ पे फूका जाता है एयर को, और फिर दबाने के लिए यहाँ पे 3 होते हैं या फिर 3-4 होते हैं। आप फ्लूट को ही ले लीजिए तो उनमें उसमें 6-7 हमारे छेद होते हैं, और वो उनमें से किसी भी 3-4 को एक साथ बंद करने से या फिर एक को बंद करने से मतलब अलग अलग तरीके के साउंड आते हैं। किसी भी 1-2 को रोकने से अलग अलग तरीके के साउंड आते हैं, और उन्हीं से इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारा फ्लूट हो गया, माउथ ऑर्गन हो गया, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं फ्लूट के। शहनाई हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं। और ऐसे ही हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया। अब मैं साउंड की मेन टॉपिक को लेता हूँ जो कि है टाइप ऑफ साउंड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो टाइप ऑफ साउंड को समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक से शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में हमारा सबसे पहला आता है वो है लाउडनेस। लाउडनेस का एक फैक्ट है कि इसको मेजर करने का जो यूनिट होता है वो डेसिबल्स में मापा जाता है। डेसिमल्स में नहीं, डेसिमल्स में नहीं, मतलब MALS में नहीं, BALS में होता है, डेसिबल्स। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल d फिर कैपिटल B। ये इसका यूनिट होता है। ऐसा यूनिट होता है लाउडनेस का। अब लाउडनेस क्या है समझते हैं। तो
नॉर्मल वर्ड में अगर हम देखें तो लाउडनेस का मतलब जोर से हो गया, साउंड का लाउडनेस कितना है, मतलब कितना जोर से बोल रहा है। लेकिन ये मतलब नहीं है साइंटिफिकली मतलब है इसमें लाउडनेस का कि आपको पता ही है कि वेव कुछ इस प्रकार दिखते हैं, या हाँ ऐसे कुछ दिखते हैं। तो इसमें ये जो है, ये जितना ऊंचा होता है, मान लीजिए अगर इतना ऊंचा है तो इसकी लाउडनेस इतनी है, और इसी को नंबर में समझ के लिखा जाता है इतना डेसिबल्स लाउडनेस है। और जितना कम होगा तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि लाउडनेस है ही नहीं, कम है, स्मॉल है साउंड वेव। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम कहेंगे कि लाउडनेस कम है, लाउडनेस ज़्यादा है, ऐसे कहेंगे। लेकिन लाउडनेस में ही कहेंगे, डीबी में ही कहेंगे। तो ये है हमारा लाउडनेस। और लाउडनेस का एक और फैक्ट है जो कि मैं आपको अगले पॉइंट में समझाऊंगा। और हमारा अगला पॉइंट है एम्पलीट्यूड, AMPLITUD। एम्पलीट्यूड है हमारा अगला पॉइंट, मतलब सेकंड पॉइंट। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लाउडनेस होता है वो डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड कितना है। और एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड ये है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, वही एम्पलीट्यूड है। लेकिन ये वाला, ये जो लेंथ है, जितना ऊंचा जाएगा उतना ही एम्पलीट्यूड होगा। और लाउडनेस मापा जाएगा, ये जितना होगा ना इसका डबल होगा हमारा लाउडनेस। तो ऐसे हमारा एम्पलीट्यूड मापा जाता है। और ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है कि हमारे वेव्स कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा पा रहे हैं, उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। अब मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ ले चलता हूँ जो कि है पिच। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी। पिच मतलब ये नहीं कि पिच मतलब ये है कि आपको पता ही है कि अगर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारी आवाज़ फटने लगती है। लोग कहते हैं आवाज़ फटने लगती है। और अगर आप कितना भी कोशिश क्यों ना करें, आपकी आवाज़ अगर आप नॉर्मल में भी बोलेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये थोड़ा कड़क आवाज़ में बोल रहा है, स्ट्रिक्ट होके बोल रहा है। कि भाई कोई बच्चा अगर मेरे नॉर्मल में बोलेगा या फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट में बोलेगा तो लगेगा कितने प्यार से बोल रहा है, कितने स्वीट वॉइस है इसकी, ऐसे बोले जाएगा। तो वही है पिच। ये थोड़ा सा ये डिटरमाइन करता है कि आपका साउंड लाउड है डिफॉल्ट में या फिर लो है डिफॉल्ट में। तो ये है पिच। अब मैं आपको बताऊंगा टाइम पीरियड। मैं आपको बताऊंगा टाइम पीरियड। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था पेंडुलम के बारे में। तो पेंडुलम में भी टाइम पीरियड होता है कि 1 मिनट में जितने ऑब्जर्वेशन होंगे, मतलब जितने जो वेव्स उठते हैं वो जितने उठेंगे 1 मिनट में, वो हमारा टाइम पीरियड होगा। नहीं, टाइम पीरियड वो नहीं होगा। टाइम पीरियड होगा कि एक जो ये उठ रहा है, इसको उठने में कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा टाइम पीरियड होगा। एक कितने देर में हो रहा है, वो हमारा टाइम पीरियड होगा साउंड में। हमने टाइम पीरियड भी समझ लिया कि टाइम पीरियड क्या है। 1 मिनट में, सॉरी, एक ऑब्जर्वेशन को पूरा होने में जितना टाइम लगेगा वो हमारा होगा टाइम पीरियड। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वालिटी और टिम्ब्रे। आप कहेंगे क्वालिटी और टिम्ब्रे ये एक वर्ड है, लेकिन नहीं, और मतलब अलग अलग कर रहा है ये।
आप इसको कह सकते हैं तो क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर टिम्bre ऑफ साउंड, ये कह सकते हैं। तो आपको मान लीजिए मेरे साथ मेरा दोस्त भी आपको पढ़ा रहा है, तो मेरे दोस्त का ऐसे तो साउंड को हर्ट्ज में मापा जाता है XZ में, उसका मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी समझ लीजिए बात को। मान लीजिए मेरा दोस्त कह रहा है 50 हर्ट्ज में, उसका बोलने का है हर्ट्ज 50, मेरा भी 50, उसका डेसिबल्स है 15, मेरा भी है 15 डेसिबल्स। तो मेरे को बताइए क्या आपको हम दोनों की बातें समझ में आएंगी? ऑफ कोर्स समझ में आएंगी, कोई शक नहीं है, क्योंकि यही वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण हम दो अलग अलग साउंड में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लोगों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बोले जा रहा है, चाहे वो हर एक ही क्यों ना हो, लेकिन वो डिफरेंट कर देता है कि इस साउंड की क्वालिटी ये है, इस साउंड की क्वालिटी ये है, इसका टेम्पर ये है, इसका टेम्पर ये है। तो ये है हमारा क्वालिटी। अब मैं आपको इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीड ऑफ साउंड। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ SOS, मतलब स्पीड ऑफ साउंड। इस चीज को मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, गैस में सबसे कम होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स में कांटेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है वो गैस में सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, गैस में सबसे कम होता है। और अब इसके बाद सबसे आखिरी में हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया कि मतलब एक ऑब्जर्वेशन को होने में जितना टाइम लगेगा वो होगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ साउंड। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि एक मिनट में कितना ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको गिनता है फ्रीक्वेंसी। मतलब एक मिनट में अगर 4000 हमारा फ्रीक्वेंसी हो रहा है, सॉरी एक मिनट में हमारा 4000 ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, मतलब वो 4000 इसका फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम इसका होता है ऐसा यूनिट हर्ट्ज, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HZ। हर्ट्ज का स्पेलिंग होता है HERTZ। तो मैंने यही था वो हर्ट्ज जो कि फ्रीक्वेंसी होता है कि एक मिनट में इतना हो रहा है, तो मतलब एक साउंड का हर्ट्ज इतना है, मतलब फ्रीक्वेंसी इतना है। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, और इसी के साथ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए। अब मैं आपको सबसे लास्ट पॉइंट जो कि इस वीडियो का है वो बताऊंगा, जो कि है टाइप ऑफ साउंड। ये बहुत आसान है, बहुत। दो तरीके के होते हैं साउंड, ऑडिबल, इनऑडिबल। छोड़िए मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। इन दोनों वर्ड को देख के आप आराम से कह सकते हैं ऐसा साउंड जो कि सुनाई देता है, ऐसा साउंड जो कि नहीं सुनाई देता है, वो होगा ऑडिबल साउंड, वो होगा इनऑडिबल साउंड। प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं इसे, सही है, आपका मतलब सही निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली साइंटिफिकली या फिर कोई भी डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ऑडिबल साउंड वो साउंड होते हैं जिनका जो वो साउंड जो कि 20 हर्ट्ज के से ज्यादा के हो, 20 हर्ट्ज से ज्यादा के हों और 2000 हर्ट्ज के से कम के हों। मतलब 20 to 2000 हमारा लिमिटेशन होता है ऑडिबल का, और इतना साउंड ही हम सुन सकते हैं हम इंसान। लेकिन जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो चाहे पेट हो या वाइल्ड, हम उनका क्या कैपेसिटी है पता है? उनका है 1 to 20,000, 1 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को वो सुन सकते हैं। और इसीलिए आप
कोई चोर चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि वो 20 हर्ट्ज की कम का साउंड प्रोड्यूस करे, मतलब धीरे से धीरे साउंड घर के अंदर घुसे, कुत्ता पहचान लेता है कि कुछ तो साउंड प्रोड्यूस होना है और उसी साउंड को वो सुन लेता है। कोई भी डॉग सुन लेता है इस चीज़ को, और इसलिए वो पहले ही बता देता है कि कोई चोर घर में आया है, और इससे चोरी से भी बच जाता है उसका मालिक। अब मैं आपको बता दूं इनऑडिबल का डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको बताया हम 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 2000 हर्ट्ज के कम के साउंड को सुन सकते हैं, मतलब 20 to 2000 साउंड हर्ट्ज के साउंड को हम सुन सकते हैं। और इनऑडिबल मतलब जो कि हम नहीं सुन सकते, मतलब 20 हर्ट्ज के कम का हो और 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा का हो, वो होगा इनऑडिबल साउंड जिसको हम नहीं सुन सकते। ये हमारा इनऑडिबल साउंड है 20 हर्ट्ज के कम का, 2000 हर्ट्ज के ज़्यादा का। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये है जो 20 हर्ट्ज के कम का जो साउंड होता है वो कहलाता है इंफ्रासोनिक साउंड, और जो 20,000 से ज़्यादा का जो साउंड होता है उसको कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये है इसके कम का है होता है इंफ्रासोनिक, इसके 2000 से ज़्यादा का होता है, 20,000 से ज़्यादा का होता है अल्ट्रासोनिक। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट कि एक साउंड होता है जिसको कहते हैं हम सोनिक बूम। एक साउंड होता है इसको हम कहते हैं सोनिक बूम। वो तब प्रोड्यूस होता है जब गैस का हमारा जो स्पीड है, मतलब गैस में जो साउंड का स्पीड होता है वो होता है 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस स्पीड को अगर कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रॉस कर देता है तो तब वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कहलाता है सोनिक बूम। और ये चीज़ ज़्यादातर हमारे हमारे एयरफोर्स में जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनके द्वारा होते हैं, उनके ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। उनका मैक्सिमम स्पीड इससे ज़्यादा होता है। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन टेस्टिंग के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, वरना सोनिक बूम कभी नहीं होता, सिर्फ टेस्टिंग के वक्त ही होता है, और वो भी पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो आज का वीडियो तो हमारा खत्म हो गया है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंसानों के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे सुना जाता है, मतलब कान की डिजाइन के बारे में और नॉइज के बारे में समझेंगे। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको स्पेशली बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।